हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाने का टर्म आया है, जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। वीडियो तो अच्छी लगी रही, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन एक काम और आप लोग करें, कम से कम अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, उनका भी भला करें। मैक्सिमम बच्चों को है कि कई चैनल्स करने के बाद भी अपने चैनल को यूज कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे बढ़िया सा मेहनत करें और ज़रूर वीडियो अपने दोस्तों को सेंड करें। आज का टॉपिक है बेटे बेसिक लॉ ऑफ, लिखें बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। या बेटे इसको हम मैक्सवेल के नाम से जानते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से। मैक्सवेल इक्वेशन से पहले मैक्सवेल जी ने बताया जिस प्रकार मैकेनिक्स पढ़ने के लिए हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ की फंडामेंटल लॉ एंड आल्सो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ की नीड होती है, इनके हेल्प से हम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, पढ़ते हैं। ये फंडामेंटल लॉ है बेटे। उसी प्रकार थर्मोडायनेमिक्स में कि फंडामेंटल लॉ क्या है? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सब बातें आप लोग पढ़ते चले आए हैं। ये मैकेनिक्स का पार्ट है, ये थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट्स हैं। इनके मैकेनिक्स से कुछ फंडामेंटल लॉ हैं, मैंने लिखा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ग्रेविटेशन। थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और क्या लिखा है? सेकेंड लॉ। इसके बाद बेटे लगभग 1864 में मैक्सवेल जी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंडामेंटल ला दिया था। लिख लिया? लिख लिया? चलो लिखो, जल्दी लिखिए। ठीक, देखो बेटा,
नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। एटीन 1864 के नियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 फंडामेंटल लॉ हैं। तो लिखें, मैक्सवेल गिव द 4 लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहला लॉ लिखेंगे बेटे, मैं इधर लिख दूं जगह। फर्स्ट लिखो, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ याद है, लिखो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux through any closed surface, total electric flux through any closed surface is equal to 1 upon epsilon times of 1 upon epsilon times of net charge enclosed by closed surface, enclosed by closed surface। तो बेटे कैसे लिखेंगे, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब लिखो, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है बेटे, लिख लें तो मैं समझाऊं। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, total magnetic flux through any closed surface is 0। अब इसको मेरे बच्चे समझेंगे मैं क्या लिख रहा हूं। देखिए बेटा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। बेटा मैं क्या बोला, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस 0। इसकी कहानी क्या है, जरा समझें इसको ध्यान से। इसकी कहानी हमें क्या बताना है बेटे, ध्यान दीजिए। अगर मैं क्लोज सरफेस बना लिया कोई, पूरी बात समझिए, इसके पीछे बिना कॉन्सेप्ट समझाए फायदा नहीं समझने से। अगर बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं और इस सरफेस से निकल जाती हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई और इस सरफेस से निकल गई, तो आप सोचेंगे नो मैग्नेट्स या टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड क्लोज सरफेस 0। मेरी शब्द ध्वनि में क्या है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पाई जाती है। क्यों? दूसरे शब्दों में, जितनी सुना मैंने क्या पहले बताया, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंस इन द क्लोज सरफेस। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है,
टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लीविंग। जितनी प्रवेश कर रही हैं उतनी निकल जा रही हैं। अगर जितनी प्रवेश कर रही हैं उनकी बात करें, यहां से जितनी निकल रही हैं क्या होना चाहिए? कोई सिंगल पोल होगा। अगर निकलने की बात करें तो क्या हो जाएगा? सिंगल पोल हो जाएगा। और किसी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं और फिर आकर के उसी पॉइंट पे एंड नहीं हो रही हैं। कहने मतलब ना तो किसी पॉइंट पर स्टार्टिंग दिखाई दे रही है ना तो एंडिंग दिखाई दे रही है, वो आ रही हैं और चली जा रही हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं, पहला काम ये कह सकते हैं, क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंस नहीं है, इसलिए जीरो हो। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? क्लोज सरफेस के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पाई नहीं जाती है। चलो बात क्लियर होगी। दूसरा बच्चा ये भी कह सकता है, उसका भी सही है, जितनी आती हैं उतनी निकल जाती हैं। एक बच्चा कह रहा है निकल रही हैं तो नॉर्थ पोल तो होना चाहिए, बोलते नहीं। क्या कर रही हैं? निकल रही हैं तो नॉर्थ पोल होना चाहिए। अगर निकल रही हैं तो नॉर्थ पोल होना चाहिए, तो दूसरा बच्चा बोला यार गलत बता रहे हो, सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिट। कभी भी सिंगल पोल आइसोलेटेड पोल नहीं पाए जाते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। अगर नॉर्थ पोल है तो वहां साउथ पोल होना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो होती है। समझ में नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हम जानते जहां हमको समझाना है, जहां हमारे बच्चे फंस सकते हैं, मैं रुक जा रहा हूं। जितनी मैग्नेटिक फील्ड आई उतनी निकल गई, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पास है नहीं, नो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सरफेस। तीसरा, सिंगल पोल आइसोलेटेड पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। कभी भी नेचर में, प्रकृति में सिंगल पोल पाए नहीं जाते। ये हो गया। बोलो भाई, समझ में आया? अब बात आती है, आप ये भी कह सकते हो सिंगल पोल ऑफ मैग्नेट नेवर सीन, कभी मैंने देखा नहीं है, सो दिस वैल्यू इज जीरो। तीसरा ला सुनिए इनका, बड़ी गंभीरता से पढ़िए। हम इसलिए आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे रहे हैं, कल ये ना हो कि हमको भूल गए, नहीं आया। ठीक है, अब लिखें आप थर्ड ला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स is equal to induced EMF induced rate of change of magnetic flux equal to क्या बेटा? induced EMF। अब आगे देखो, ठीक है, बोलिए, आइए समझें, आगे बढ़ें। अकॉर्डिंग फैराडे लॉ, इक्वल टू क्या? माइनस d∅b अपॉन dt। ठीक है, मैं इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस ना लेकर के प्लस दिखा रहा हूं, क्या? ई डॉट डी एल भी होता है, और दोनों को इक्वेट करो, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस क्या? d∅/dt। अब इसमें आपको दिख रहा है चेंज मैग्नेटिक फील्ड, चेंज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो भाई, चेंज मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैं बता चुका हूँ, किसी पॉइंट सोर्स, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना चेंज होती है एज वेल एज क्या चेंज होता है? मैग्नेटिक फील्ड। पता है कि नहीं बताया है? हाँ, तो इसको आप जानते रहिएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, वैसे बेटे हमको मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करना मिलना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इसको लिख लीजिए, बताऊं कैसे आया ये। कंप्लीट करें तब इसका वो बताऊंगा काज। जो बच्चे इसको नोट करेंगे उसके बगल आप स्पेस छोड़ देंगे, जिससे मैं समझा दूं कहाँ से मैं लाया हूँ। हो गया? कंप्लीट कर लिया? अब इसको मैं समझाऊं आपको कैसे। इस यहाँ लिख दिया था गॉस लॉ मैग्नेटिज्म, लिखा ना? हाँ, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में फैराडे लॉ के बाद बेटे मैं समझाना चाह रहा हूँ कैसे आया। हो सकता है मेरे बच्चे भूल गए हों। अगर कोई कंडक्टर है, उसके लेंथ एल है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया गया है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू एल होगा। मेरे बच्चे, मैं पढ़ाया हूँ इक्वल टू डी बी अपॉन डी आर इन चैप्टर नंबर 2, दूसरे चैप्टर में पढ़ाया है। इसको मैं बेटा लिख सकता हूँ बी अपॉन एल, तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा? ई एल। लेकिन आप सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेरिएबल हो। तब बेटे वेरिएबल होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल ऑफ ई डी एल लगा देंगे। सेकंड बुक का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ वैल्यू दी गई है। ऐसा नहीं मैं बहुत कहीं से लाया हूँ। एनसीईआरटी ऊपर करेंगे तो वैल्यू लिखा है, लेकिन वो किसके फॉर्म लिखा है? फोर्स के फॉर्म लिखा है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वो लिखा क्या है? डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर लिखा है। छोड़िए अपना, देखिए आप इसको। ये होता बेटा क्या? इन टू डी आर। मैंने सीधे बताया, अगर कांस्टेंट है तो ई डी एल, वेरिएबल है तो वैल्यू मिलेगी। हम लोग बेटा अगर ईएमएफ की बात करें, व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज अ वर्क डन। ईएमएफ इज द फोर्स work done to EMF is the force work done to unit moving charge in a circuit, external as well as internal. EMF is the force, EMF force है जो बेटे किसी भी यूनिट चार्ज को सर्किट में क्या करता है? कंप्लीट सर्किट के मूव कराने में वर्क डन करता है। कंप्लीट क्यों बोल रहा हूँ, बार बार सुनना। आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। EMF क्या है बेटे? EMF is the force work done to moving unit charge, work done to moving unit charge of any electrical circuit.
किसी सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जितना वर्क डन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। अब बेटे ईएमएफ की बात करें तो वर्क डन अपान क्या मिलेगा, क्यू, बोलिए। और डब्ल्यू इक्वल टू क्या पढ़े आप, क्यू भी, तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया। यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या मिलेगा बेटा, ई डॉट डी एल। इसी की देन है जो मैं यहाँ पर आपको ला के समझाया है। बात समझ में आ गई, बोलो जी, नोट करिए। अब लिखो बेटा लास्ट, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ, एम्पियर मैक्सवेल हम लिखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field also closed path is equal to mu naught times of IC plus ID। IC plus ID। हमने लिखा बेटा क्या, लाइन, क्या लिखा था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। इसको बेटे हमने आपको समझाया था, कंडक्शन करंट प्लस क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे ये भी बताया था, इसको लिखा जा सकता क्या, अब साला नॉट, बोलिए क्या, चेंज ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफिनीशन दिया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आपका इक्वेशन हो गया। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है मैक्सवेल लॉ किन किन बातों का कॉम्बिनेशंस लिया था, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, चार्ज, बहुत सारी बातें हैं। इसके आगे बेटे फिर लॉरेंज फोर्स आता है। लॉरेंज फोर्स क्या है, एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। लॉरेंज फोर्स के आगे फिर हम बढ़ते हैं तो क्या पढ़ते, ओ सॉरी, मैक्सवेल लॉ के बाद पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है बेटा, लॉरेंज फोर्स है, या बराबर क्यू बी क्रॉस बी हो जाता है। डिफिनीशन तो हम लोग देखिए EMW लिख लिए हैं, नोट्स देखिए। EMW डिफिनीशन लिख लिया कि नहीं आपने, लिखा है, कई बार बता चुके हैं ना।
कंप्लीट कर लिया सब लोग? चलिए, एक लाओ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ओपन करिए, न्यूमेरिकल बता दें। सभी लोग एनसीईआरटी ओपन करें। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, दिया है बेटे, शुरू किया जाए। देखिए, लिखा है बेटे, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 12 सेंटीमीटर रेडियस, 12 सेंटीमीटर रेडियस, हैव टू प्लेट्स एंड आल्सो डिस्टेंस। बेटे दो सर्कुलर लूप हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। इसकी रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर ना बेटे, हैं? मीटर बना लो, -3 मीटर हो जाएगा। रेडियस दिया है, एरिया निकाल लीजिए। एरिया पाई आर स्क्वायर 0.12, या लिखो ऐसे 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, एरिया मिल जाएगी। इसे बेटे एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज किया जाता है, ठीक है ना? बोलिए, क्या कांस्टेंट है? हैं? चार्जिंग करंट की वैल्यू कितने दिया है? 15 एम्पियर। पूछ रहा है बेटे, क्या पूछा है? कैपेसिटेंस, नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पूछेगा, तो देखिए ध्यान से, सी की वैल्यू क्या पढ़ा बेटा? अब साला नॉट ए पांडी, मैंने आपको डेरिवेशन में रिपीट किया था। अब साला नॉट की वैल्यू 8 × 8 5 10 पावर क्या? -12। एरिया पाई 12 10 पावर -2 का स्क्वायर। डिस्टेंस 5 × 10 पावर -3। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, 8 पिको फैराड आएगा। दूसरा क्वेश्चन पहले आप लिखे ना, पहले समझिए। दूसरा क्वेश्चन बेटे इसी का है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, पहला काम समझिए। दूसरा पूछा बेटा डिस्प्लेस रेट ऑफ पोटेंशियल पूछा है, ए का पार्ट बता रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा था? I इक्वल टू, आप अपना नोट्स देखें, मैं लिखा हूं क्या? C/dV/dt ना बेटे, पढ़े हैं ना? नोट्स में पढ़ाया है। dV/dt करेंगे तो क्या मिलेगा? I/C। करंट कितना दिया है? 0.15। सी कितना दिया है? 80 पिको फैरेड। ए आप इसको पाएंगे रेट ऑफ पोटेंशियल। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा 1.87 × 10⁹ वोल्ट पर सेकेंड। ये मिल गया, ठीक है? बोलो भाई, फिर क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालेंगे? क्यों निकाला? हम लोग नहीं निकाला ना। डिस्प्लेसमेंट करंट बोलिए, डिस्प्लेसमेंट करंट किस फॉर्मूले में निकालेंगे? ID इक्वल टू क्या बोल पढ़े हैं बेटा?
अब अब साला नॉट डी फाई ई ना, तो कैसे चेंज करो, फटाफट चेंज कर लो बस। अब साला नॉट, यहाँ क्या पढ़ा था आपने, फाई क्या लिखा था, ई ए ना, बोलबे नहीं करेंगे आप। तो अब क्या करेंगे, अब साला नाटे बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रूव किया था, याद है, क्यू अपान, याद है बेटे, भूल जाते हो आप, क्यू अपान क्या, ए एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, कांस्टेंट है। तो आई डी इक्वल टू क्या मिलेगा, डी क्यू अपान क्या, डी टी, क्या मिलेगा, डी क्यू अपान डी टी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या पढ़ा हमने, करंट, ये वैल्यू दे दिया खुद 0.15 एम्पियर। एक चीज़ और, ये तो मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, लेकिन जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो डायरेक्ट लिखेगा कैसे। मैंने आपको टिप्स दिया है, लिखा था, लास्ट में कमेंट किया है, आई डी इक्वल टू आई, याद नहीं आया ना, याद आया, मैंने क्या बोला था, अगर एक्सटर्नल जीरो है तो आई इक्वल टू क्या मिला था, आई डी, अगर इंटरनल जीरो है तो आई इक्वल टू क्या था, आई सी। कैसे, आई इक्वल टू क्या पढ़ा था, आई सी प्लस आई डी, अगर हम आई सी दिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो, फिर दोनों इक्वल हो गए। फिर एक्सटर्नल जीरो है तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, आई डी। तो हम इसको लिखना जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा हमको सॉल्व करके लार्जर देखने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे वी नो दैट आई इक्वल टू आई डी, बस यही डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे अपने कॉन्सेप्ट से। इसीलिए मैं पूरा डिटेल में पढ़ाया बेटे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको आप करें या ना करें, नो नीड। नहीं सुनना क्या बोला, लिख सकते हैं ना कि आई इक्वल टू क्या, आई डी के बराबर होता है, तो सो करंट इक्वल टू 0.5 एम्पियर। नहीं समझ में आई बात। दूसरा कहा है, क्या किरचॉफ्स लॉ को प्लेट के बीच लागू किया जाता है, जल्दी बोलें, आए? जब ये दोनों इक्वल हो गए, जब डिस्प्लेसमेंट करंट आई के अब इक्वल हो गई, तब तो लागू हो ही सकता है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट करंट आई का प्लेस ले लिया है तब लागू हो सकता है, नहीं तो खाली स्थान पर लागू नहीं होता है। समझ में आ गया बेटा, बोलबे नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो आगे दूसरे लेक्चर में हम लोग ग्राफ से कैसे EMW चलता है, वैल्यू क्या होती है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तब जाके चैप्टर द एंड होगा। अभी हमें 2 लेक्चर आपको लोग लेना है। थैंक यू क्लास बेटे, खुश रहें, मस्त रहें सब लोग, थैंक यू।